Hello friends, welcome to UPSC वाला. This is Sonia Oja and today we are going to talk about India-European relationship. IR की सीरीज का ये 21st चैप्टर है, so let's get started. As always हम पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि चैप्टर का टॉपिक का स्कोप क्या है. फिर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की और इंडिया और EU के किस तरीके से रिलेशनशिप रहे हैं उनकी. फिर देयर आर 3 कंट्रीज, UK, फ्रांस एंड जर्मनी. ये तीनों ही यूरोप का पार्ट है. फ्रांस और जर्मनी इस वक्त EU का भी पार्ट है. UK हैज़ एग्जिटेड. सो इन 3 कंट्रीज के साथ में इंडिया की कैसे रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दैट लेट्स अंडरस्टैंड यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट. ठीक है, ज़रूरी है ये समझना कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ज्योग्राफी के रिलेटेड भी कई सारे सवाल आते हैं IR से. यूरोप में कुल 44 कंट्रीज हैं, लेकिन EU एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ 27 कंट्रीज है. ओके, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सबसेट बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो कि जैसे ब्रिक्स हो गया, एशियन हो गया, कई सारी एशियन कंट्रीज है जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, राइट. सो उसी तरीके का कुछ सीन है कि यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन EU इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इट, अ फ्यू कंट्रीज. जैसे कि हमने देखा था ब्रेक्जिट अभी जो हुआ था, दैट वाज UK एग्जिटिंग EU. ओके, EU के बारे में और थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले विल सी कैसे हमने देखा एशिया को कैसे डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, राइट. वैसे ही यूरोप भी डिवाइडेड है बिटवीन 4, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ठीक है, देयर इज नॉर्थ यूरोप. तो नॉर्थ यूरोप क्या है? अब मैं एक विजुअल लर्नर हूं, इसलिए मैं मैप में याद करती हूँ. आप चाहो तो आप एक्रोनिम के बदले भी याद कर सकते हो कि इनमें कौन सी कंट्रीज आती है. आई प्रिफर विजुअलाइजेशन, और मैं उसको विजुअलाइज कैसे करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई स्टार्ट हियर एट द टॉप वेयर फिनलैंड एंड रशिया मीट्स. ठीक है, ये इसकी बॉर्डर करते हुए आए हम गल्फ ऑफ फिनलैंड में. वहाँ से वी कम टू बेलारूस. बेलारूस से फिर वी गो टू पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, देन वहाँ से रोमानिया, बल्गेरिया एंड एट टर्की. ओके, सो एवरीथिंग दैट इज ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन इज what they call as ईस्टर्न यूरोप. ओके, कलर चेंज करते हैं. अब अगेन वी स्टार्ट हियर पैरेलल टू दिस. ओके, वी कम टिल पोलैंड. पोलैंड से हम लेंगे डाइवर्जन और डेनमार्क और जर्मनी के बीच में से होते हुए, इंग्लिश चैनल से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक में चले जाएंगे. एवरीथिंग ऑन दिस साइड इज नॉर्थ यूरोप. फिर से कलर चेंज करते हैं. अब सदर्न की बात करते हैं. तो द सदर्न मोस्ट कंट्री जो है वो है स्पेन. तो स्पेन, पोर्चुगल को लेंगे यहां से, उसके बाद इटली, और फिर जाके हंगरी में मिल जाएंगे. सो एवरीथिंग दैट इज on this side, this is southern यूरोप. ओके, और जो भी बचा फिर this is what we call as western यूरोप, जिसमें आते हैं फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, that's it. Okay, so this is how they have divided Europe into. Now that we understand, यूरोप में आपको ये भी एक और चीज़ समझना होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप और नॉट. वेल, टेक्निकली इट इज़ सॉर्ट ऑफ इन द मिडिल, क्योंकि यहाँ से भी इट्स कनेक्टेड बाय लैंड, बट हियर ऑल्सो इट्स कनेक्टेड बाय टू सीरिया, इराक. सो सेंट्रल एशिया में भी है एक पैर, और एक पैर जो है इट्स ऑल्सो ऑन यूरोप. सो इफ यू थिंक अबाउट टर्की, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस. मतलब कई सारी चीज़ों में यूरोपियन कॉन्ग्रीगेशंस में टर्की इंक्लूडेड होता है, लेकिन फिर कई सारी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे टर्की इंक्लूडेड नहीं है यूरोप में. तो इट इज़ हाफ हियर हाफ देयर. लेट्स सी वेदर इट्स पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट. रशिया भी, इवन दो इट्स राइट नॉर्थ ऑफ एशिया, पर क्योंकि रशिया स्प्रेड्स फार, इसलिए इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप. ओके, नाउ दिस इज क्लियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे आती है. दिस विल मेक इट मच मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड जब हम यूरोप के अंदर के डायनेमिक्स समझेंगे. तो सो एज वी सेड 44 कंट्रीज हैं, लेकिन 27 ही EU का पार्ट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विच कंट्रीज आर नॉट एंड वाई. सबसे पहले जो डार्क ब्लू में है वो कंट्रीज ऑलरेडी मेंबर हैं. दिस डाटा इज एज ऑफ April 2023.
ठीक है, तो ब्लू में कौन कौन सी है? स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस and Cyprus and Ireland. So these are all the countries that are officially part of EU. Moving on to the light blue ones are official candidate. That means candidates हैं यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के, बट दे हैव नॉट येट ज्वाइंड. उसमें कौन कौन है? यूक्रेन, मोल्डोविया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवा, मोंटेनेग्रो, नॉर्दर्न मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया एंड टर्की. So these are the countries that have either been given an invitation and have not joined, or have not been given an invitation but can join. Next है countries that are recognized by EU but are not a candidate for joining. उसमें कौन कौन है? उसमें है ये कोसोवा. सॉरी, तो मैंने कोसोवा को पहले मार्क कर दिया था as part of, सॉरी, कोसोवा विच इज़ अ कंट्री जो 2008 में इंडिपेंडेंट हुई है फ्रॉम सर्बिया. इट्स एक्चुअली नॉट रिकोगनाइज बाय इंडिया. तो पर लेकिन 100 कंट्रीज़ और UN ने उसको रिकोगनाइज कर दिया है. तो दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज़ रिकोगनाइज एज पोटेंशियल. उसके अलावा यू हैव टर्की, नहीं, दैट्स इट, राइट? जॉर्जिया. So Georgia is another country that has been recognized as a potential candidate. And then we have anything red. Red are basically countries that have left, former members. पहले participants थे, अब नहीं है. And उसमें है UK, and there is also Gibraltar. This also is known because it was part of UK, and now it's not, so it's also not part of EU anymore. And finally, all the peach color that you're seeing are countries that are not part of it. So there's Iceland, Norway, Switzerland, known for being neutral, right? उसके बाद वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मरीनो, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट. बेलारूस हो गया, रशिया हो गया. नीचे की जो ये कंट्रीज है, मोरक्को, अल्जेरिया, टूनिशिया, दे आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ इट. सो आर नॉट, यू नो, ईरान, इराक, सीरिया, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ यूरोप. सो दे आर एनीवेज नॉट देयर. मूविंग ऑन, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. 2023 में ये क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर हम नीचे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट्स. ठीक है, सही कौन सा है वो बताना है, तो हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे पढ़ने के बाद. स्टेटमेंट 1, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बताना होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, प्लस उनमें रिश्ता क्या है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन लॉन्च अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. ठीक है, 2022 दिसंबर में दे साइन दिस. तो दिस इज ट्रू. Statement 2, the USA and the EU claim that through this Trade and Technology Council, they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. This is false, because the whole idea of TTC is basically to revitalize जो उनकी already बनी हुई ट्रांस-अटलांटिक ट्रीटी है, उसी को revitalize करना चाहते हैं, ताकि or they want to work on various aspects, you know, trade, economy, security, all of that. So they're not particularly working for just physical productivity and technological progress. बहुत कुछ है उसमें. So this would be false. So the correct answer would be C. ठीक है, as in first one is true, second one is not. Next question. Consider the following statement. The Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे पूछा है how many of the statements are correct. तो अगेन ट्रू और फॉल्स सिलेक्ट करेंगे. Limits the level of budgetary deficit of the countries of European Union. True. So ये Stability और Growth Pact बेसिकली क्या हुआ था, 2017 के टाइम पे there was a bit of recession going on, not recession but कई सारी यूरोपियन कंट्री के डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो उसको लेकर ये एक पैक्ट साइन किया था कई सारी EU कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसमें बेसिकली उन लोगों ने एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ लाइक एक रूल बुक है एक तरीके से, कि आप अपना डेफिसिट को 3% से नीचे नहीं लाने दोगे. अगर आपका 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका टोटल डेफिसिट ऑन GDP, और अगर वो जाता है तो फिर हम आपको बताएंगे कि यू नो हाउ यू शुड ट्राई टू ब्रिंग इट लेस. और अगर ये भी रूल है कि अगर आपका टोटल डेफिसिट 60% से ऊपर चले जाता है तो ये कंट्रीज मिलके आप पे एक्शन भी ले सकती हैं. तो इस तरीके एक बेसिकली रूल बुक है, लेकिन
बस एक ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट है दोनों सारी कंट्रीज के बीच में, और ये ज़्यादातर बेसिकली हुआ था आफ्टर द ग्रीस फियास्को, बिकॉज ग्रीस वेंट इनटू टेरेबल डेफिसिट सडनली। बहुत लोन लिए, 3-4 बार लोन देके उनको बचाने की कोशिश करी, बट द कंट्री वॉज नॉट एबल टू कम अप। उसके बाद ये, या उसके पहले ये, उसी के ड्यूरेशन में ये पैक्ट साइन किया था। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, मेक द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। नो, इट्स जस्ट अ रूल बुक, दे डोंट शेयर एनीथिंग। सिर्फ सिग्नेचर किया एग्रीमेंट पे कि अगर आपका 3% से नीचे गया तो हम आपको बताएंगे उसको करेक्टिव मेजर्स वो करना, 60% के नीचे गया तो हम एक्शन लेंगे, बस दैट्स इट। कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। थर्ड इज इनेबल्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। नो शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, नथिंग, this is just an agreement. So A is correct, only one. Next question is from 2017, with reference to the Global Climate Change Alliance, which of the following statement are correct? 3 स्टेटमेंट दिए हैं और नीचे पूछा है कि कौन से ट्रू है फॉल्स है बताना है, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जो है ये EU ने स्टार्ट करी थी। बेसिकली आइडिया इसके पीछे ये था कि देखो, EU कंट्रीज साइंटिफिकली रिच है, राइट, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो उनके पास ज़्यादा पैसा है उन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, मींस अपने एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट परस्यू कर सकते हैं। तो होल आइडिया ऑफ दिस अलायंस वाज कि वो जो भी साइंटिफिक नॉलेज है या पैसा चाहिए जिस भी डेवलपिंग कंट्री को, टू इनकॉर्पोरेट any of these policies in their development goals, any of the climate change policies in their development goals। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने सवाल उठाया था कई बार कि भाई आप और हमको सेम प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, बोल रहे हो कि हमें अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन आपने तो उसका फ़ायदा उठा लिया, बट वी आर नॉट एबल टू रीच आवर पोटेंशियल, एंड उसके पहले यू आर पुटिंग दीज बैरियर्स ऑन अस। तो उसके अगेंस्ट में EU ने बेसिकली कहा था कि हम आपको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देंगे ताकि आप जो भी आपको चाहिए, सो दैट आप इन पॉलिसीज़ को अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट कर सके, सो दैट वी कैन वर्क टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव ले सकें। तो 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहला, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय यूरोपियन यूनियन। येस, वाई यूरोपियन यूनियन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budget. True. It is coordinated by World Resource Institute. No. World Business Council of Sustainable Development. Okay, so not sure whether World Resource Institute is not there, but definitely sure about World Business Council for Sustainable Development. It's like, आपको नाम पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज अ ग्रुप जो बिजनेसेस को हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, राइट, बट नो, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक हाउ वी थिंक कि हम अगर कंपनीज में जो HR होते हैं वो हमारा लाइफ ईजी करने के लिए होते हैं, राइट, बट टेक्निकली दे आर देयर टू हेल्प द कंपनी मेक श्योर दैट वी द एम्प्लॉयर्स ऑफ द कंपनी remain in the company, right? They make you feel as if they are working for you, but they're technically working for the company. So similar is this World Business Council for Sustainable Development. इनका काम ये नहीं है कि वो businesses को sustainable development में help करे, but कैसे businesses को sustainable development policies से बचाएं, उसके लिए है ये council। तो yeah, I don't know about this, but definitely this is not the one which is going to coordinate anything related to that. So this is false. World Resource Institute देखना पड़ेगा if it's mentioned or not, but even if it is, then also it's wrong because second वाला तो definitely नहीं है। So मैंने थोड़ा elimination use किया यहाँ पे, तो correct answer is 1 and 2, A. ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट 2017 का ही क्वेश्चन है ये, इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस का है 2020 से, इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद एग्जांपल। अब ये जो क्वेश्चन आया था 2020 में, दिस केम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि उस वक्त 2019 में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल लीडर्स इंडियन ओरिजिन के थे, प्लस उसी समय पे कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज के हेड भी
इंडियंस थे. तो दोज वर द एग्जाम्पल यू आर सपोज टू यूज टू आंसर कि कैसे इंडिया इज इन्फ्लुएंसिंग, बिकॉज इंडिया की इमेज चेंज हो रही है फ्रॉम बीइंग दिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू अ कंट्री फिल्ड ऑफ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल हु आर रूलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हाउएवर अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की बात करें तो आई वुड फोकस ऑन मोर ऑन कैनेडा. 2-3 रीजन है. एक तो सबसे पहला relationship established by Prime Minister Modi, where he went to Canada and said Canada and India is like a square plus b square plus 2ab, which I do not understand, but I'm sure he knows what he's saying. Then जो deals हुई थी उनके बीच में, फिर finally the fall that happened, killing of Khalistani pro leader, and then Canada basically accusing India, saying कि you have हमारे इलेक्शन में आपने दखल दी है. देन उसके ऑन द अदर साइड यू कैन टॉक अबाउट हाउ मेनी people of Indian origin who live in Canada, how much of the economy of Canada is affected by people who are Indian origin living in Canada. Students वाला जो issue हुआ था बीच में अभी Canada को लेकर, plus killing of students, killing and attack on Indian citizen in Canada, उस पर भी बात कर सकते हैं. And between all of that, the best example of Canada and India relationship was कि कितने Indians कनाडा के ट्रूडो के मिनिस्ट्री में हैं. ठीक है, दैट वाज अ ह्यूज डील बिकॉज अप टिल दैट पॉइंट यूजुअली दूसरी कंट्रीज़ के ओरिजिन के लोगों को इतनी हाई पोजीशन पे नहीं लेके आया जाता था. सो दैट आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट मोर टू नो एंड लर्न अबाउट कनाडा एंड इंडिया फ्रॉम डायस्पोरा पॉइंट ऑफ व्यू देन देयर इज अबाउट Europe and America, but that also is important because now we have the Prime Minister of UK, which is an Indian. So there's also Scotland ka leader who was from Indian origin. I'm forgetting the name. Point is, many Indians are becoming head of states and leaders, political as well as economic leaders around the world, and you should know about all of them because this is an important question that exists and might actually come again in future with respect to new things that have happened recently. So we should read about this a lot. अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की. 27 मेंबर्स हैं. 1993 की मास्टर ट्रीटी के अंडर ये हुए थे. बेसिकली ओरिजिन ऑल्दो 1993 में ये यूरोपियन यूनियन बनी है, पर इसके जो नींव है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही डल गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तक यूरोप वॉज द रिचेस्ट, राइट, बिकॉज इतनी सारी कॉलोनीज थी, वहाँ से खूब पैसा आ रहा था. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन में दैट यूरोप इटसेल्फ वॉज द थिएटर ऑफ दीज वॉर्स. वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई. तो आफ्टरवर्ड्स ना, देखो, जो इंसान चोरी करता है ना, उसको सबसे पहले दिख जाता है कि कब चोरी हो सकती है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस. जब ये सब हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज रियलाइज कि हम जिस पोजीशन में हैं इस वक्त, हम वल्नरेबल हैं, और जो हमने किया है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, कि जब वहाँ पे रीजनल सिविल वॉर हो रही होती थी तब हम वहाँ पे आके उनको हड़प लेते थे, हमारे यहाँ पे अब वो सिचुएशन आ गई है कि वी हैव बीन इन ट्रबल लाइक बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, कि अब हो सकता है कि कोई बाहर की कंट्रीज़ हम पे आकर ऑक्यूपाई कर सकती है. तो देन दैट टाइम दे ऑल द लीडर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज मेट एंड डिसाइडेड कि हमको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 लेफ्ट देम डिवास्ट्रेटेड. तो इसीलिए यूएस की मदद से मैनहट्टन प्रोजेक्ट को यूज़ करके यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक बनाया, बहुत सारा पैसा डाला यूरोप में, सो दैट दे कैन रीबिल्ड. और उसके कारण, बिकॉज ये बोलते हैं ना, जैसे जब बुरे वक्त में लोग साथ रहते हैं तो वो रिश्ता अलग हो जाता है, वैसे ही आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ का रिश्ता थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू से एशियन कंट्रीज़ या फिर साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज़, बिकॉज देव बीन इन दैट वेरी बैड सिचुएशन टुगेदर, सो दे आर मोर क्लोज देन से अदर कंट्रीज इन अदर रीजन. यू विल सी आगे कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक पॉलिटिकल एंटिटी है EU, बिकॉज उसमें ना एक तरीके से बोल सकते हो थोड़ा सा उसमें फेडरेशन वाला और कॉन्फेडरेशन वाला फ्लेवर है. एज इन कि यूजुअली अगर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी बनती है तो बात ये कि उसमें हर कंट्री की सोवर्निटी सबसे प्राइम होती है. ठीक है, हम अगर UN ज्वाइन करते हैं
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूएन को अपनी सोवर्निटी दे देते हैं, वी आर जस्ट अ मेंबर, बट ईयू इज स्लाइटली मोर देन जस्ट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ईयू को ज्वाइन करने के लिए अपनी कई सारी सोवर्निटी लोगों को, अपनी कंट्रीज को देनी पड़ती है, एंड दे हैव टू सॉर्ट ऑफ बिकम सुपर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड वन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज द यूरो, कि यूरो जोन क्रिएट करना जिसमें सारी कंट्रीज एक ही, जैसे अब इंडिया में सब जगह यूरोपीज चलता है, राइट। अब मान लो कि महाराष्ट्र में अपनी खुद की करेंसी हो गई, कर्नाटक में अपनी खुद की करेंसी हो गई, राइट। सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉल दीज रीजन्स टुगेदर वन कंट्री। मे हैविंग अ सेम करेंसी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके, क्योंकि आप आज सुबह उठ के कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हो और आपके हाथ में जो पैसा है वो वहाँ भी चलेगा, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन यूरोप विद यूरोजोन। लेकिन अभी भी सिर्फ 19 कंट्रीज है 2022 तक जिन्होंने यूरो यूज़ करना चालू किया है। देर आर कंट्रीज हु स्टिल आर नॉट यूजिंग इट, बट दैट्स द एम। क्योंकि आप देखोगे कि उन्होंने अपनी थोड़ी ना पूलिंग ऑफ सोवर्निटी, थोड़ी सी हम बात करते हैं, अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें बात की जाता है कि सोवर्निटी इज द राइट अ ह्यूमन बीइंग हैव। मेरा एक राइट है एग्जिस्ट करने का, मैं पैदा हुई हूँ तो ठीक है, मेरा जीने का जो मुझे चाहिए वो करने का हक है। लेकिन मैं इंडियन सिटीजन बनती हूँ तो मैं अपनी सोवर्निटी दे देती हूँ थोड़ी सी, कि मुझे स्टिल हक है जीने का, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, जो हर चीज़ नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। मे बी आई वॉन्ट टू मर्डर समवन बट आई वोंट, बिकॉज आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम इंडियन सिटीजन एंड आई हैव गिवन अप सर्टन राइट्स in exchange of the security that Indian government provides me, right? तो आइडिया इज कि मैं किसी को नहीं मारूंगी और इसके बदले अगर कोई मुझे मारता है तो इंडियन गवर्नमेंट मुझे बचाएगी। ये थोड़ी सी सोवर्निटी मैंने अपने थोड़े से राइट्स इन गवर्नमेंट को दिए हैं, उसके बदले वो हमें प्रोटेक्शन देती है, कई सारी फैसिलिटीज देती है। तो ये आप बेसिकली आप नहीं बोल सकते कि अब आई लिविंग इन इंडिया एज इंडियन सिटीजन आई कैन कॉल माई सेल्फ कंप्लीटली सोवर्न, right? India is sovereign in international platform, but I am not, because I have to follow rules and laws of India. अब जनरली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, हर कंट्रीज सोवर्निटी मेंटेन करके रखती है इवन व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा आपको अपनी सोवर्निटी को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिमेंबर दिस वेरी फनी थिंग, जब अंजेला मर्कल जर्मनी एंड डोनाल्ड ट्रंप एक बार मीटिंग करे थे और डोनाल्ड ट्रंप 10 बार मर्कल एंजल को बोला था कि Germany and America should sign an economic treaty, we should do trade, and 10 बार एंजेला मर्केल ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि it's not possible for America to have a trade relationship with Germany because Germany is part of EU and that means कि हम अकेले इंडिपेंडेंटली आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते, you have to come via EU, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक यूपी गवर्नमेंट सीएम बोल रहा है जाके ब्रिटेन को कि लेट्स मीट, एंड ब्रिटेन बोल रहा है कि चलो हम दोनों एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट में चले आते हैं, एंड यूपी सीएम इज सेइंग कि हम नहीं जा सकते बिकॉज आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, इफ यू वांट टू हैव अ डील विथ मी आई एम जस्ट अ स्टेट पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द ओनली वे आई कैन डील विथ यू इफ यू कम वाया इंडिया, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वाज शी ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू ट्रम्प, बट अलास ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट्स लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। पहले 6 फाउंडिंग स्टेट्स थे, बाद में 27 हो गए, एक्चुअली 28 थे, फिर यूके चला गया तो फिर 27 हो गए। मेंबर्स को एक अपनी सोवर्निटी को थोड़ा सा देना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये यूजुअली ये लोग इसको एज ए फेडरेशन नहीं बोलते हैं, इसको पूलिंग ऑफ सोवर्निटी बोलते हैं, कि सबकी सोवर्निटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, विच इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ गिविंग, एक तरीके से वो खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं हम इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज वी हैव गिवन अप सम राइट्स डजंट मीन वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स दैट। नेक्स्ट इज इंडिया और ईयू के रिलेशनशिप कैसे हैं। 1960 से रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किए थे यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। बाद में ये अपग्रेड हो गए थे जब इंडिया और ईयू की 5th समिट हुई थी 2004 में, अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर जॉइंट एक्शन प्लान अडॉप्ट किया था 2005 में, जिसको रिन्यू किया था 2008 में, और उसका फोकस ये था कि अब इकोनॉमिक से बढ़कर हम पॉलिटिकल और दूसरे चीज़ों पर भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी बात करें। तो इट स्टार्टेड एज अ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बट देन मूव्ड ऑन टू बिकम स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड लेटर ऑन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एंड देन लेटर, मच लेटर
द यूरोपियन पार्लियामेंट इस्टेब्लिश अ डेलीगेशन ऑफ रिलेशनशिप इंडिया, और अब अगर आप देखोगे तो दे आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स कमिंग टुगेदर एज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज. अब टाइमलाइन देखते हैं ईयू और इंडिया के रिलेशनशिप की. 1962 में दिस इज द फर्स्ट टाइम द रिलेशनशिप वर एस्टैब्लिश, लेकिन उसके बाद देखोगे काफ़ी बड़ा गैप है, और ये गैप का वही रीज़न है जो अब तक हमने सारे गैप्स देखे हैं इंडिया के रिलेशनशिप के. कोल्ड वॉर था, इंडिया डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड, एक हेटरेट था टूवर्ड्स यूरोप बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन टू अस. तो उनके साथ रिश्ता, कोई भी लीडर ये नहीं बोलना चाहता था खड़े होके इंडिया के आज़ाद लोगों को कि ओ हमने यूरोप के साथ, ब्रिटेन के साथ एक नया ट्रीटी साइन किया. किसी को भी नहीं, कोई नहीं करना चाहता था, इवन दो इट वॉज गुड थिंग टू डू. बट ऑन वन साइड एक तो हेटरेट थी फॉर कॉलोनाइजेशन, और दूसरी तरफ ये था कि इंपीरियलिज्म से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि हमें डर था कि अगर हम उनसे कोई ट्रीटी करेंगे तो वापस से वो फिर आ जाएंगे कॉलोनाइजेशन करने के लिए. इसलिए देर वॉज अ equidistance maintained, even though they recognized each other, there was conversation, but not a lot of trade happened or relationship were established in any way. फिर 1994 में कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड ईयू. फिर उसके बाद पहली समिट हुई लिस्बन पोर्चुगल में, समिट एज इन कि सारे लीडर्स मिले. फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर में अपग्रेड कर दिया गया 2004 में ड्यूरिंग द 5th EU इंडिया समिट. फिर 2012 में 12th EU इंडिया समिट हुई, जिसके बाद 4 साल का गैप आ गया, एंड दिस गैप was because of a lot of red taping. Essentially इंडिया को ऐसा लग रहा था कि जो रिलेशनशिप है वो एक तरफा है, क्योंकि ईयू को तो हमने अपना इंडियन मार्केट तो दे दिया खोल के कि आप अपने प्रोडक्ट दे सकते हो, लेकिन ईयू कंट्रीज़ ना अभी भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स में इंडिया को फंसा रही थी, और हमें उतना एक्सेस नहीं था ईयू मार्केट का जितना उनको था. तो इस बात को लेकर देयर वर सम डिफरेंसेस. देन थिंग्स चेंज, फिर से रिजम्पशन हुआ. फिर जब 13th EU समिट हुई 2016 में, फिर 2018 में EU अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी. अब वो इकोनॉमी से दूर जाकर, मतलब इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट स्टेप वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन भी करना चाहते थे इंडिया के साथ में. फिर 15th EU समिट में उन्होंने AI और 5G और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी और हाई लेवल ट्रेड डायलॉग के बारे में बात करी. एंड 2021 में इंडिया लीडर्स मीटिंग हुआ था, मतलब इंडिया ने ज्वाइन किया था EU की मीटिंग को विद द 27 लीडर्स फॉर डिस्कशन. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं. आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टनरशिप जो है 1993 में स्टैब्लिश हुई थी, बिकॉज 62 से 93 के बीच में देयर वॉज लिटिल बिट इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड मे बी अ स्मॉल कनेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस प्रोग्राम. बट उसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा, आई एम कॉलिंग EU अ कंट्री फॉर कन्वर्जेशन, बट इट्स अ मोर देन जस्ट वन कंट्री. सो उनके बीच में ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं थे, क्योंकि दोनों ही तरफ से थोड़ी सी अनिमोसिटी थी. दे डिडंट वांट, इंडिया डिड नॉट वांट यूरोपियन कंट्रीज टू मिडल इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, बिकॉज 200 साल से करके जा चुके हैं. और क्योंकि इंडिया थोड़ा सा रशिया की तरफ था और कोल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए भी दूरियां बना के रखी गई थी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फिर 1994 में कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद बेसिकली उसके पहले 1993 में ना मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई, ब्रॉड पॉलिटिकल डायलॉग हुए. दैट लेड टू 1994 कोऑपरेशन अग्रीमेंट, दैट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप. फिर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया, जिसके बाद EU और इंडिया में समिट्स होने लग गई, मतलब मेन लीडर्स मिलने लग गए, और बेसिकली बात हो गई कि किस तरीके से हम मल्टी टीयर्ड कोऑपरेशन कर सकते हैं. मतलब कि नॉट ओनली जस्ट economic cooperation but also trade, investment, science and technology, moving on to security. EU plays a significant role in guiding India's legislature on data security and privacy. तो इंडिया का डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर जितना भी काम हुआ है लास्ट डिकेड में, इट हैड ऑल बीन विद द हेल्प ऑफ EU. इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है EU आफ्टर US, और इंडिया EU का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. शेयर की बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो EU का इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 8% से 18% जा चुका है लास्ट 10 ईयर्स में, मेकिंग इट सिग्निफिकेंट फॉर इन्वेस्टर इन इंडिया. सो इंडिया के लिए EU हैज़ बिकम क्वाइट अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर. 8 से 8% पे जा चुका है सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स में. इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम यूनिलेटरल प्रेफरेंशियल टेरिफ अंडर EU's जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज. हमने बात करी थी जब हम इंडिया और उसके नेबर्स की बात कर रहे थे कि जब इंडिया जो है कुछ कंट्रीज़ को उसका स्पेशल पार्टनर का खिताब देता है, वैसे ही फॉर यूरोप इट्स GSP वेयर दे हैव सॉर्ट ऑफ लाइक स्पेशल रिलेशनशिप विद सब कंट्रीज. तो दैट्स वेयर इंडिया के साथ ये
प्रेफरेंशियल टेरिफ ट्रीटमेंट दिया गया उसको अंडर दिस. द सिविल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी हैज़ बीन फाइनलाइज आफ्टर 13 ईयर फोकसिंग ऑन कोलैबोरेशन ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी. 13 साल तक बात चली, उसके बाद फाइनली एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक्सचेंज होगा, बट फॉर सिविल पर्पसेज, मीन्स ओनली फॉर एनर्जी, नॉट फॉर only for creating energy and other science and technology, but not for weapon, nuclear powered weaponry. Ongoing EU projects in India exceed 150 million, with the European Investment Bank financing metro projects in Lucknow, Bangalore and Pune. Defense cooperation, EU and India has established mechanism to enhance cooperation in crucial security, including काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. तो इन तीनों इश्यूज़ पर दोनों जो है कंट्रीज काम कर रही हैं. जनवरी 2021 में फर्स्ट मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था. ये वर्चुअली हुआ था बिकॉज दिस इज पोस्ट कोविड. द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन इन न्यू दिल्ली हैज़ रिसेंटली बीन कॉन्टैक्टेड विद द मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि EU के नेवल फोर्स ने इस्टेब्लिश किया था. सो दिस मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर जो है ये EU ने इस्टेब्लिश किया था, और इसका और इंडिया के साथ जो है इंडिया ओशन रीजन का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर है, उन दोनों के बीच में एक तरीके से मीटिंग हुई है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, साथ में मिलकर काम कर सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात करें तो एक कमिटी है, द इंडिया EU साइंस एंड स्टीयरिंग कमिटी, जो हर साल मीटिंग्स कंडक्ट करती है ताकि साइंटिफिक कोलैबोरेशन हो सके. ऑफिशियल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है. इन मेन चीज़ों पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है. 5G टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसरो हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन 1970s से, जब कुछ भी नहीं था फिर भी EU के साथ इसरो तो काम कर ही रहा था स्पेस मिशन में. इसरो हैज़ प्लेड अ रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू EU सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम गैलीलियो. नेक्स्ट, कोपरनिकस प्रोग्राम. कोपरनिकस बेसिकली ये EU का एक प्रोग्राम है जिसमें वो ऑल ओवर द अर्थ एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे वो और ज़्यादा अच्छे से अर्थ को और अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर को बेसिकली पढ़ सके. सो डीप सी में सेंसर्स लगाना, कई सारी लेबोरेटरीज खोलना जिससे कि वो इस तरीके से अर्थ को और अच्छे से पढ़ सके, उसके लिए ये प्रोग्राम है. और इसमें दोनों के बीच में एक कोऑपरेशन भी एग्रीमेंट भी हुआ है. द एग्रीमेंट डिलाइंस द कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क फॉर कोपरनिकस प्रोग्राम. बेसिकली टेक्नोलॉजिकल सेंस में बोले तो आप दोनों एक दूसरे के इजी इंफॉर्मेशन फ्लो है, एक दूसरे की जो रिसोर्सेज है वो यूज़ कर सकते हैं. द एग्रीमेंट इनेबल्स टू शेयरिंग डाटा. सबसे पहले तो दोनों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो शेयर करेंगे, और ब्रॉडर कोऑपरेशन ऑन स्पेस इंडस्ट्री. ठीक है, क्योंकि कोपरनिकस जो है वो बेसिकली एक तरीके से, एक सिंपल तरीके से अगर मैं समझा सकूँ कोपरनिकस प्रोग्राम क्या है, तो वो ये है कि हमने कई बार सुना है ना कि हम स्पेस जा रहे हैं, मून जा रहे हैं, मार्स जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने अर्थ के बारे में ही इतने अच्छे से नहीं पता है. तो कोपरनिकस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए कुछ इस तरीके से कि हम अपने अर्थ का अच्छे से निरीक्षण कर सके, या एक तरीके से वी शुड नो व्हाट्स हैपनिंग, वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट आवर प्लैनेट. तो वो एम है और उसमें इंडिया और EU साथ में काम कर रहे हैं. कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो कई सारे यूरोपेलिया इंडिया फेस्टिवल होता है जिसपे आयुर्वेदा और योगा, और ऑलरेडी कई सारी यूरोपियन, बिकॉज ऑफ 200 years ऑफ देम कॉलोनाइजिंग अस, दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ आर कल्चर. तो अभी अगर इस वक्त आप सर्च करो इंटरनेट पे कि व्हाट इज़ द नेशनल डिश ऑफ UK, इट विल कम बटर चिकन. ओके, तो बेसिकली कल्चरली देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायस्पोरा है वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको इंडिया में मिल सकती है. रिसेंटली एक वीडियो भी आया था, चल रहा था, ऑफ अ मैन फ्रॉम हरियाणा. ही वॉज मेकिंग अ रील और टिकटॉक वटेवर इट्स कॉल्ड, और जिसमें वो बता रहा था कि ही वॉज बेसिकली शोइंग दिस एरिया इन ब्रैम्पटन इन UK, एंड ही वाज सेइंग कि देखो कहाँ ही लग रहा है देख के कि ये UK है. ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को ने ना दिल्ली मुंबई में छोड़ दिया, बिकॉज देयर वर लाइक ऑल दीज शॉप्स, प्रसाद स्वीट्स एंड खालिद स्टेशनरी, ऐसे करके नाम थे, सारे इंडियन नेम्स थे. और कह रहा था, मजाक कर रहा था कि इस पूरे एरिया में सिर्फ मुझे पिछले 1 घंटे में एक ही फॉरेनर गोरा दिखा है, वो भी बस ड्राइवर है जो कि बस लेके जा रहा है यहाँ से, और उसमें अंदर सारे इंडियंस ही बैठे हैं. देसी, नॉट इंडियंस, देसी, बेसिकली पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान एंड सो ऑन. तो
दैट शोज अ लॉट कि देयर इज सच अ वाइड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर इन दैट रीजन। 2018 में हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट ऑन सिविल एविएशन हुआ था, जिससे ताकि टूरिज्म और ट्रेड जो लोगों के बीच में ट्रैवल है वो आसान हो सके। प्लस उन्होंने एक माइग्रेशन और मोबिलिटी कॉमन एजेंडा से के बारे में भी बात करी थी, ताकि बेसिकली आसानी से लोग माइग्रेट कर सकें टू यूके एंड बैक काम करने के लिए, प्लस उनको ना वीज़ा ईजी हो जाए। प्लस ये horizontal agreement on civil aviation, it basically helps to create smooth travel between the two countries, कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं या जो एयरप्लेन कंपनीज़ हैं उनके बीच में एक तरीके से स्मूथ ट्रांजेक्शन्स हो जाए, उसके लिए होता है। एंड दे हैव एस्टैब्लिश, बिकॉज बहुत बड़ी डायस्पोरा है, करीब 50,000 इंडियन स्टूडेंट जो है इस वक्त यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और EU की जो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है इंडियन स्टूडेंट्स को। अब एरियाज ऑफ कंसर्न पे बात करते हैं। ये तो हो गया अच्छा सब कुछ, लेकिन ऑफकोर्स सब कुछ अच्छा होता तो हम बात नहीं कर रहे होते। तो एक है BTIA का डेडलॉक है। दिस इज़ अ बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो 2007 से 13 के बीच में एक्टिव था। उसके ऊपर बहुत कन्वर्सेशन हुए, लेकिन नथिंग फ्रूटफुल केम आउट ऑफ इट। उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया जो है डाटा सिक्योर स्टेटस चाहता है, ताकि आसानी से डाटा सिक्योर स्टेटस इज़ बेसिकली जब लोग माइग्रेट करते हैं काम करने के लिए, एक दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो देयर हैज़ टू बी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड डाटा, ताकि एक बार बार चेक ना करना पड़े, आसानी से मूवमेंट हो सके। तो इंडिया को वो डाटा चेक वाला जो स्टेटस है वो नहीं मिला है, और उसके कारण आज भी इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बहुत जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो रहते हैं उस UK में काम करना चाहते हैं, यूरोप में, उनको अभी भी प्रॉब्लम आती है। ट्रेड इम्बैलेंस है। इंडिया का शेयर जो है EU में टोटल 1.9% है, वेरेस चाइना इज एट 13.8%। ऑफ कोर्स चाइना बीइंग अहेड ऑफ इंडिया एवरीवेयर। ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि ब्रेग्जिट ने जब से देखो, मानना कि EU अभी आपने देखा था जब क्या हुआ, जब US ने यूएनएससी नहीं क्या था वो, यूनेस्को, जब UN ने यूनेस्को से अपनी मेंबरशिप हटा ली थी, तो यूनेस्को वॉज लेफ्ट पेनीलेस एंड देन इट हैड नो पावर, क्योंकि यूनेस्को वॉज इन नॉट फॉलोइंग US ऑर्डर ऑफ वॉट एवर वॉज डूइंग इन इजराइल, स्पेशली पैलेस्टीन एरिया में। तो इवन दो ब्रेग्जिट का होना बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर जो जितना ज़्यादा पैसा देता है उतना उसका वैल्यू होता है, इसलिए US का चले जाने से बहुत बिखर गया यूनेस्को। यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रिटेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दैट वॉज पार्ट ऑफ EU, एंड उसके जाने से डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है। एंड ऑफकोर्स US का प्रोटेक्शनिज्म और चाइना का इन्फ्लुएंस उसी रीजन में बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देन EU का जो ट्रेड ब्लॉक है, आप EU की किसी एक कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ट्रेड करना पड़ता है। और इसके कारण पता है क्या होता है, अगर कोई भी एक चीज़ पे इशू हो जाता है, हर कंट्री का अपना अपना एक सेट ऑफ रूल्स है ना, कि वो क्या उनकी यहाँ पे उनकी कौन सी सोसाइटी में कौन सी चीज़ों पे वैल्यू दी जाती है, नहीं दी जाती, राइट। तो पूरे ग्रुप को मनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक ट्रेड ब्लॉक है, अलग अलग कंट्री के साथ में डील नहीं कर सकते, हमेशा यूरोपियन यूनियन के साथ में डील करना पड़ता है। सोवर्निटी कंसर्न है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो इंडिया के जो डिसीजन है जम्मू कश्मीर को लेकर और उनके ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हमेशा से उसके अगेंस्ट रहे हैं, एंड देव बीन लाइक सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट व्हाट इंडिया हैज़ बीन डूइंग इन दिस रीजन। तो वहाँ पर भी आता है। प्लस UNSC में जो मेंबरशिप है उसके लिए जो इंडिया काम कर रहा है, वहाँ पे भी इशू होता है जब वो हमारे साथ नहीं है। तो फिर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसमें कई सारी यूरोपियन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद यूक्रेन वॉर में एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर रिस्पॉन्स किया था, उन्होंने रशिया से बेसिकली, जब इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, फिर भी वी वर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, विच बेसिकली मीन्स दैट हम उनसे ऑयल खरीद रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे। तो दैट मीन्स वी वर सॉर्ट ऑफ इन अ वे फ्यूलिंग द वॉर, क्योंकि उस तरफ से यूक्रेन को कौन पैसे दे रहा था, US। इस तरफ से रशिया कहाँ से पैसे ला रहा था, हमसे, क्योंकि हम उनसे अभी भी सैंक्शंस के बाद भी ऑयल खरीद रहे थे। तो इसको लेकर दे वर नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडिया। अब क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन इंडिया डू, ऐसा क्या करना चाहिए इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि हमारा रिश्ता EU के साथ स्ट्रांग हो और उन इंटरेस्ट को पूरा कर सके जो इंडिया हैज़।
तो सबसे पहले है कि इंडिया को ईयू के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज बनाने की ज़रूरत है, नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिक बट ऑल्सो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल जो अभी इंटरनेशनल ऑर्डर है ना वो बहुत प्रिकेरियस हो गया है, क्योंकि ब्रेक्जिट के कारण ईयू कमज़ोर पड़ गया है। नेटो और रशिया एक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज इशू बिकॉज दे आर टू वेरी अपोजिंग एंड एंग्री सॉर्ट ऑफ पार्टीज। एंड फिनलैंड का ज्वाइन करना ईयू को हैड रियली अर्ग्ड रशिया। फिर दो अलग अलग वॉर चल रही है, एक मिडल ईस्ट में और एक यूक्रेन में, विच इज़ ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ ईस्ट यूरोप। तो वो इशू है। उसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है, डेट क्राइसिस हो रहा है कहीं सारी जगह पर, और इकोनॉमी बहुत प्रिकेरियस है। एक दो कंट्रीज में बहुत बड़ा इशू हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ जाएगा। तो क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बहुत क्राइसिस में जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया और ईयू जो है साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि दोनों ही काफ़ी स्टैब्लिश्ड हैं। रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल, बोथ साइड शुड फॉस्टर ग्रोथ ऑफ दीज टाइज विद रोबस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट। ठीक है, और मतलब बेसिकली देखो, इकोनॉमिक टाइज सारे जितने भी अदर कोऑपरेशन है वो तो होते रहेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल टाइज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दूसरे रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं बनते? ट्रेड के रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनता है? क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं ना, तो ये सारे रिलेशनशिप हमेशा फियर में रहते हैं, कभी भी बंद हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया बहुत अच्छा पॉलिटिकल कमिटमेंट में आए विद ईयू, सो दैट जो बाकी उनके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उनको थोड़ी स्ट्रेंथ मिले। Emphasizing on 2008 EU strategy on India, the relationship transcend the trade lens, क्योंकि शुरू में इंडिया जो था वो बस ट्रेड लेंस से ही देखता था ईयू को, और फिर 2008 की जो ईयू स्ट्रेटेजी थी उसमें इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ गया था बिकॉज ऑफ चाइना एंड अदर इशूज व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट। तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द नाइसर things that EU was doing in order for India to become better friends with them। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पे फोकस करना चाहिए। इंडिया कैन एनकरेज EU कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन इंडो पैसिफिक नैरेटिव प्राइमरी फ्रॉम जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड नॉट सोनली विद इन द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो जो हमने एशियान के टाइम में पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रही है इन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी, तो वहाँ पर बिकॉज दीज कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट, तो इसलिए ये कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये वहाँ पर भी सपोर्ट करेंगी। लेट्स मूव ऑन टू ब्रेक्जिट। क्या हुआ? ब्रेक्जिट कैसे हुआ? ब्रेक्जिट सिग्निफाइज अ प्लान डिपार्चर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूके ने ईयू को एग्जिट जो है बहुत पहले से बात करना चालू कर दी थी, एंड इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द सर्ज इन रिफ्यूजीज। कई सारे रिफ्यूजीज आ रहे थे। हमने, इफ़ यू रिमेंबर द मैप, हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात करी थी कि नीचे की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, और उसके नीचे है मेडिटेरेनियन सी, और उसके नीचे जो है सारी कंट्रीज आती हैं फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। सो बहुत सारा माइग्रेशन था जो इस अपवर्ड था from this point of view, and these migrations were eventually spilling into the rest of the countries because EU जो है खुद ही डिसीजन नहीं ले सकता किसी एक चीज़ बारे में। मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, थोड़ी थोड़ी उनकी सोवरेनिटी कंट्रीज की फर्गो करी हुई है, तो उनको थोड़ा बहुत EU का मानना पड़ता है, और ब्रिटेन वॉज नॉट वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स पुराने कॉलोनाइजर्स हैं, दे कैन सी व्हेन other communities are becoming more influential because they were once the community which was becoming slowly more influential and eventually colonized India, right? They have seen it happen, they have done it. So जब उन्होंने देखना चालू करा कि अच्छा बाहर से इतने लोग आ रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जा रहा है, सडनली उसके कारण उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी हाइटन करना चाहते हैं, हम रेगुलेशन और चाहते हैं, और फाइनेंशियल चैलेंजेस को जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं, और EU के अंडर ये सब नहीं पॉसिबल था। तो हेंस UK डिसाइडेड कि हम भाई जा रहे हैं, निकल रहे हैं। Argument advocating Brexit have not only found traction in the British Parliament but also enjoy support among British citizen। और इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन ज़्यादा, सिर्फ पार्लियामेंट में ही ये बात नहीं हो रही थी कि हमें करने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें थोड़ा सा डिसीजंस लेने हैं क्योंकि हमें अपनी कंट्री को उसकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, बट लोगों में भी बहुत फेमस थे। और जब उन्होंने ये करवाया, क्या बोलते हैं, ब्रेक्जिट का वोटिंग, उसमें 49-50 ऐसे करके डिसाइड हुआ था। लाइक 51% वांटेड टू लीव, 49 वांटेड टू स्टे, विच ऑनेस्टली माई व्यू नॉट अ वेरी गुड। आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई वी गो फॉर मेजॉरिटी इन वोटर्स, राइट। 50-50 ही है ऑलमोस्ट। अब क्या कॉजेज हैं ब्रेक्सिट के? एक तो सोवरेनिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इन्फ्लुएंस चाहिए था यूरोपियन कमीशन मेंबर्स के ऊपर जो उसको नहीं मिल रहा था।
कई सारी पॉलिसी एरियाज थे, कंपटीशन, एग्रीकल्चर, कॉपीराइट, पेटेंट लॉ, जिसमें ब्रिटेन के इंटरेस्ट और ईयू के इंटरेस्ट क्रैश कर रहे थे. द पॉलिसीज सुपरसीडिंग डोमेस्टिक लॉज क्रिएटेड अ परसीव वीकनेस इन डिसीजन मेकिंग. बेसिकली ब्रिटेन की जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, उसको फील हो रहा था कि जब भी वो कुछ करना चाहते थे और उनको पहले जाके ईयू से निगोशिएट करना पड़ता था कि ओ अगर हम ये करना चाहते हैं अपने देश में तो फर्स्ट वील हैव टू गो टू आस्क एंड ईयू की क्या आर वी अलाउड टू डू दिस. तो एक तरीके से ना उनको सबसर्विएंट फील होने लग गया. और ब्रिटेन जो एक समय पे बोलते थे कि सन डजन सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, वो किसी की सुनेगा. एटीट्यूड और अकड़ तो उनमें एंसेस्ट्रल है, यू नो. टी एंड एटीट्यूड इज बेसिस ऑफ ब्रिटिश. सो उनको इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी कि दे डिडंट लाइक दैट दे वर नॉट सोवर्न एनी मोर एंड दैट उनके जो इंटरेस्ट थे ब्रिटिश के वो थोड़े से उनको वीक फील हो रहा था बिकॉज दे हैव टू, यू नो, दे कुड नॉट डू डिसीजन मेकिंग ऑन देयर ओन. Overriding regulations, certain regulations such as restriction on vacuum cleaner power and non-recycling tea bags were viewed as cumbersome by British conservatives. Basically, if you know Germany, jokes बहुत चलते हैं कि जर्मनी में बहुत ब्यूरोक्रेसी, एकदम यू नो डीप ब्यूरोक्रेसी इंस्टिल्ड है. लोग रूल्स फॉलो करते हैं और प्रॉपर सब कुछ डिस्पोज करते हैं. हर चीज़ का एक लॉ बना हुआ है और लोग लॉ अबाइडिंग हैं. फिर चाहे भले it's very difficult for them, they'll still follow it. And these are some general values these people have. So goes for France, so goes for a country. हर country की अपनी अपनी certain set of values है, right? Britishers को ये values बहुत खराब लगती थी because they are used to doing whatever the hell they want to do. उनको आदत नहीं कि कोई और उन्हें बताए कि क्या सही है. तो इसीलिए उनको बहुत, जो ब्रिटिश में जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्हें बहुत बुरा लगता था कि यू नो हम जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वैक्यूम क्लीनर और टी बैग रिसाइकलिंग जैसे छोटे इश्यूज़ पर they used to get angry. It's not about these issues. We all understand, right? It has to do with the fact that they were not happy that they have to listen. Especially the conservative politics or the right-wing politics in Britain, they were not happy कि उन्हें बात पे EU से जाके पूछना पड़ता है या EU के regulations follow करने पड़ते हैं. तो ये तो सब ऐसे मतलब बोलने के लिए था. These regulation perceived as detrimental to British interest and had negatively affected the economy, fueling calls for British. तो मेन रीजन एक तरीके से अगर आप आउटसाइड से देख रहे हो तो इट वाज सम पीपल हु वर इन फेवर बिकॉज उनका प्रॉफिट होना था ब्रेक्जिट से. और गवर्नमेंट को ऑफकोर्स थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए थी, स्पेशली कंजर्वेटर्स को थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए थी. तो उन्होंने कई सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ का बड़ा बतंगड़ बनाया और पब्लिक को ऐसा फील करवाया कि वी नीड टू लीव. फेलियर ऑफ यूरो एक रीज़न था कि यूरो जो है कॉमन करेंसी नहीं बन पाता बिकॉज कई सारे कंट्रीज़ ने जो है अपनी अपनी करेंसी फिर भी वो यूज़ कर रहे थे, इंक्लूडिंग ब्रिटेन जो अपना पाउंड यूज़ कर रहा था. चैलेंजेस विद यूरो वाज दैट एविडेंट इन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन हाई डेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड स्पेन कंपेयर टू जर्मनीज रोबस्ट ग्रोथ हैव नॉट अलाइन विद ब्रिटिश इंटरेस्ट. तो जो मेन चैलेंज यूरो के साथ ये था कि यूरो की वैल्यू, देखो किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू होती है उसके ग्रोथ के ऊपर, राइट? इंडिया की रुपीज़ की वैल्यू है, येन की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, यूरो की है, पाउंड की, अब हर एक की वैल्यू है. अब क्योंकि यूरो इज टाइड टू ऑल द इकोनॉमीज, उनको ब्रिटेन को बहुत खड़कता था इस बात से कि उनकी यूरो की वैल्यू जो है ग्रीस और स्पेन जैसी कंट्रीज से नीचे आ जा रही थी. ठीक है, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही. तो ये प्रॉब्लम थी ना कि और जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था. दोनों ही चीज़ बेसिकली उनको नहीं पसंद थी बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांटेड टू बी द वन, द स्ट्रॉन्ग वन इन उनकी सुनी जाए. इमिग्रेशन की बात करें तो ब्रिटेन रिमेन्स आउटसाइड द शेंगन बॉर्डर फ्री जोन अग्रीमेंट. Over the past decade, significant opposition has risen against EU migration into the country. EU का जो ये शेंगन वीज़ा है जिसके कारण बेसिकली फ्री मूवमेंट अक्रॉस यूरोप, तो उसके हमेशा ब्रिटेन उसके बाहर ही रहा था और उनको बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि जब भी माइग्रेंट्स आते थे, रिफ्यूजीज आते थे, उनको एक्सेप्ट करते थे तो वो माइग्रेशन जो था वो इट यूज टू फ्लो इन UK ऑल्सो. और फिर वो ये ना बिकॉज दीज पीपल वर ईदर मुस्लिम्स फ्रॉम Asian countries or they were from African countries or they were, you know, Indians and Pakistanis and Bangladeshis and Sri Lankans, and we cannot really forgo the fact that they are racist and they saw these people as below, right? तो एक racial component भी है जो उनकी history में काफ़ी टाइम से है. फिर concern focus on impact on wages and public services particularly heightened after the 2008. फिर क्या हुआ इस पंगे में, फिर डाल दो गरीबी. पहले ही उनको पसंद नहीं कि वो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनकी इतनी सुनते नहीं है EU में.
उनको इमिग्रेंट्स उनके कंट्री में बहुत आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा, ऊपर से फिर क्राइसिस आ गया, पैसे की कमी हो गई, विच बाय द वे इट मे साउंड लाइक दैट, बट one of the reasons why Britain is, the common citizen in Britain are not very rich has nothing to do with outside. It has to do with the fact कि British की monarchy is one of the richest monarchies in any European country. आज के टाइम में किसी भी और देश की मोनार्की इतनी अमीर नहीं है जितनी यूके की मोनार्की अमीर है, ठीक है। तो वो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट ऑफ कोर्स जब 2008 का रिसेशन आया तो इट ऑल्सो ओनली मेड देयर जो वोस थे वो और स्ट्रांग हो गए। Workers from countries like Lithuania, Poland, Italy, Romania have migrated to Britain, contributing to anti-EU migration sentiment. So it's not just migrants from these countries, but also within Europe के जो migrants वहाँ काम करते हैं। वही बात है ना, जैसे कि इंडिया में नहीं होता है, बैंगलोर में लैंग्वेज को लेकर कि हिंदी बोलने को लेकर वो लोग चिढ़ते हैं कि कन्नड़ा बोलो, दिस इज बैंगलोर। वैसा ही एक तरीके से बोल सकते हो कि ब्रिटेन को लग रहा था कि उनका थोड़ा सा लॉस हो रहा है, बिकॉज ये पूरे यूरोप से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, हमारे यहाँ के ब्रिटिश लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसका यूज़ किया गया था। उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन था कि डिस्पाइट लैकिंग डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पावर्स, EU रिक्वायर्स मेंबर्स टू कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट इंक्लूडिंग ब्रिटेन टू मेक पेमेंट्स। तो ऐसा उनके इसमें बेसिकली जैसे एक कंट्री होती है वो कलेक्ट करती है रेवेन्यू, EU रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करती थी, वो अपनी मेंबर कंट्रीज से ही पैसे लेती थी, पेमेंट्स करवाती थी। ब्रिटेन एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज अमाउंटेड टू 19 बिलियन और 300 पर पर्सन। ब्रेक्जिट सपोर्टर आर्ग्यू दैट द फंड कुड बी यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली इन ब्रिटेन वॉज नॉट पार्ट ऑफ EU। तो ये जो $300 पर पर्सन EU को दे रहे थे ब्रिटेन, वो वहाँ के लोगों को बहुत अखर रहा था और वो कहते कि दिस विल बी बेटर ऑफ इफ इट्स रिमेन्स विद इन। इट्स लाइक बेसिकली द सेम आर्ग्यूमेंट जो हम देते हैं ना कि हम टैक्स क्यों भरे, हमें क्या उससे फ़ायदा होता है, हमारा टैक्स पेयर तो ये गवर्नमेंट जो है यूज़ कर देती है, बर्बाद कर देती है, घपला कर देते हैं, करप्शन कर देते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज़ दैट आर बाय दिस, लाइक हमारा दिया हुआ टैक्स से ही रोड बनते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, सारे पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरीज आती है, ये सब कुछ इसी टैक्स से होता है। तो EU के लोगों को ऐसा लगता था कि ओह $300 पर पर्सन बहुत ज़्यादा है, ये पैसा जो है वापस ब्रिटेन में काम होगा, बट दे वर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, गुड थिंग्स दैट दे डू, दे गेट फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ EU का हिस्सा होने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी था। बट खैर उस टाइम पे नहीं देखा। तो ब्रेक्सिट सपोर्टर जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि ये फंड ज़्यादा अच्छा होगा अगर यहीं रह जाए एंड EU के पास ना जाए। सिक्योरिटी कंसर्न थी, टेररिज्म यूरोप में बहुत बढ़ता जा रहा था और EU के मतलब ब्रिटेन के लोगों को ऐसा लगता था कि बिकॉज ऑफ दिस जितना ज़्यादा यूरोप पूरा वल्नरेबल है, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद है पेरिस अटैक्स हो रहे थे, उसके बाद स्वीडन में बीच में 2 बॉम्ब वगैरह फटे थे। तो इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था ना, ब्रिटेन को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन वुड बी एज वल्नरेबल एज द लार्जर यूरोप इज। ठीक है, अब ब्रिटेन की सिक्योरिटी और बाकी कंट्रीज की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में फ़र्क है ना। मुझे ये पता है कि मैं अपने घर को अच्छे से सिक्योर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि मेरा पड़ोसी उसको कितने अच्छे से सिक्योर कर सकता है, राइट। तो मेरी अगर सिक्योरिटी मेरे पड़ोसी की सिक्योरिटी पर डिपेंड हो जाए तो मुझे थोड़ा डर लगेगा ना, बिकॉज आई फील लाइक आई विल बी एबल टू मैनेज बेटर। वही ब्रिटेन का भी सिचुएशन थी कि ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि वी आर यूरोप में जितना टेररिज्म फैलता जा रहा है उसका असर ब्रिटेन पे आ रहा है, बिकॉज हम अपनी बॉर्डर्स को उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ EU। सो एक वो कंसर्न भी थी उनकी। सो अब बात करते हैं इंडिया और UK के रिलेशनशिप कैसे हैं। क्वीन ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड द न्यूली फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी अ रॉयल चार्टर इन प्रीवियस गिफ्ट्स टू मुगल कोर्ट। फिर आया पीरियड ऑफ ब्रिटिश एरा, फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि वो कॉमनवेल्थ में रहेगा। इवन आफ्टर बिकमिंग रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हमने डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ में रहेंगे। फिर बायलेटरल रिलेशनशिप हुए जो कि बाद में जाके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन गए 2004 के आसपास। इन 2010 में द रिलेशन वर एलिवेटेड टू इनहेंस पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। तो पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने के लिए बायलेटरल रिलेशनशिप गेन मोमेंटम व्हेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004। सो उसके पहले तक इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्रिकेट को लेकर काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसमें भी ये था ना कि इंडिया ने डिसाइड किया कि वो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा, विच वॉज अगेन कॉमनवेल्थ इज़ द मेन आइडिया ना, कि जो
ये रॉयल्टी है, रॉयल मोनार्की है, इन्होंने जितनी भी वेल्थ एक्यूमुलेट करी है ये इन्हीं कॉलोनीज से आई है, इसीलिए कॉमनवेल्थ बोलते हैं उसको। तो इंडिया ने शुरू में तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स एंग्री विद ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ सिंपली आर हिस्ट्री एंड आर डिफरेंसेस, बट देन लेटर ऑन यूल सी काफ़ी टाइम लगा, 60 साल लगे, पर उसके बाद धीरे धीरे नाउ यू आर सीइंग कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल कर थोड़ा नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट करें। Both nations agreed on annual summits and regulation meetings outlining cooperation in diverse areas like civil, nuclear energy, space, defense, terrorism, combat, economy, साइंस एंड टेक, एजुकेशन एंड कल्चर। सो उसके अलावा इन सब रीजन्स में भी दोनों कंट्रीज जो है काम करने की कोशिश कर रही है। फर्दर एलिवेटेड टू, सो रिलेशनशिप वर फर्दर एलिवेटेड टू इनहांस पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर इन 2010, जिसमें बेसिकली यही है ना कि आगे और चीज़ों पर हम साथ में मिलकर काम करेंगे। यूके बैक्ड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंटरनेशनल फोरम सच एज EU, G8, G20 एंड ग्लोबली। बेसिकली EU का व्यूज़ जो है इंडिया को के इश्यूज़ को लेकर थोड़े से नेगेटिव रहे हैं, बट ब्रिटेन के पॉजिटिव रहे हैं, और इसका बहुत मदद मिलती है इंडिया को जब भी वो EU के साथ इन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यूके जो है वो साथ देता है इंडिया का। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड यूके मेंटेन ट्रेडिशनली क्लोज टाइज बिकॉज हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है और उसकी जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सिमिलर हैं ऑफ दैट ऑफ यूके। द ओनली डिफरेंस आई थिंक कम्स इज़ वहाँ का प्रेसिडेंशियल जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्की है, हमारे यहाँ वी हैव आर इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट। सो बस यही डिफरेंस है, उसके अलावा कई सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने उन्हीं के ट्रेडिशनल पार्लियामेंट से ली है। काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखेगी इन बिटवीन इंडिया एंड पार्लियामेंट। तो उनके बीच में बहुत पुरानी क्लोज टाइज है बिकॉज देव ऑल्सो वर्क टुगेदर। जो लोग बाद में इंडियन गवर्नमेंट बना रहे थे वो शुरू में बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटेन के साथ ही काम कर रहे थे। सो दैट्स हेंस द क्लोज टाइज। अ ग्रुप विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी फॉस्टर्स मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद ब्रिटिश इंडिया। तो जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका रिलेशनशिप इंडियन कम्युनिटी से ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द अदर डिफरेंट कम्युनिटीज़। एक नॉन गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म जो है इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है सो दैट इनोवेटिव डिस्कशन कैन हैपन ऑन फ्यूचर ऑफ बायलैटरल टाइज, कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में और किस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ाए जा सकते हैं उसको लेकर एक नॉन गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है। पॉलिटिकल इंटरेक्शन ऑफन अकर थ्रू शेयर्ड मेंबरशिप ऑफ मल्टीलेटरल ट्रांजेक्शन लाइक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, वर्ल्ड ट्रेड। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं। तो दे हैव बेसिकली यूके एंड इंडिया फाइंड देमसेल्व्स यूजुअली ऑन द सेम साइड व्हेन दे आर टॉकिंग इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो बहुत फ्लरिश हुआ है लास्ट कुछ डिकेड में, स्पेशली जब 2005 में जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी जेट को साइन किया था, जिसका मेन एम था कि जो ट्रेड बैरियर्स है वो कम करे और दोनों कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस लिंक्स फॉस्टर करे। ट्रेड जो है इंडिया यूके के बीच में अब 13.11 बिलियन तक पहुंच चुका है 2021 में। एज ऑफ 2021 यूके इज़ इंडियाज़ 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर while India is UK's 15th largest and UK is India's 18th largest trading partner। 90% से ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज, जो इंडिया का एक्सपोर्ट जाता है ब्रिटेन को, वो है क्लोथिंग, फार्मास्यूटिकल, मेटल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, केमिकल एंड प्रेशियस स्टोन। इंडिया ने 120 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है एंड इट हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट FDI आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। जितने भी इंडिया के जो अडानी अंबानीज हैं, इनकी अंबानीज फॉर दैट मैटर, उनका जो ये स्काई स्क्रेपर है ना मुंबई में, दे डोंट एक्चुअली लिव देयर, दे एक्चुअली लिव इन यूके। वहाँ पे दे हैव लाइक बिग ऑलमोस्ट पैलेस लाइक हाउस। सो या many of a huge portion of British colony, British land is actually owned by Indians. So that's something to think about। 2020 में जेटको की एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों ने ट्रेड बैरियर्स कम करने के लिए एक रोड मैप रखा था ताकि हम एक FTA साइन कर सकें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं और प्रोसेस दे आर ट्राइंग टू मेक वर्किंग ग्रुप्स एंड एमिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या म्यूचुअल गेन्स हो सकते हैं सर्विस और कमोडिटी के ट्रेड में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है, शुरू काफ़ी टाइम से चल रहा है। बेसिकली थोड़ा जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर डेवलप किया था उसके बाद ऑफ कोर्स ब्रिटेन वाज, और EU फॉर दैट मैटर, वाज इन द साइड ऑफ US एंड दे हैड ऑल नॉट बीन वेरी हैप्पी दैट इंडिया डेवलप्ड। बट देयर वाज अ चेंज आफ्टर अ रियलाइजेशन कि
India is much more stable partner than say China और पाकिस्तान. So from that point of view दोनों के बीच में ना कई agreement साइन हुए हैं जिससे दोनों न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो है एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सके. यूके और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज. इन द डील 3.2 billion pounds including joint research program and initiative to share technical scientific financial and policy expertise. बेसिकली न्यूक्लियर पावर को लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये साइन हुआ है और 3.2 बिलियन पाउंड्स का डील हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, जिसमें जॉइंट रिसर्च करेंगे साथ में मिलके और दूसरे जो टेक्निकल साइंटिफिक फाइनेंशियल और एक्सपर्ट्स जो है एक्सपर्टीज़ जो आई है दोनों कंट्रीज़ को वो शेयर करेंगे एक दूसरे से. साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में सबसे बड़ा बेस जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्पेक्ट ऑफ देयर बायलैटरल रिलेशनशिप. इन्वेस्टमेंट जॉइंट यूके इंडिया रिसर्च स्काईरॉकेटेड टू 1 मिलियन. 2008 में 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट था जो आज 2023 में 200 मिलियन यूरो तक पहुंच चुका है. एंड बेसिकली दोनों कंट्रीज मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करती है. फॉर्मर यूके प्रेसिडेंट थेरेसा मे विजिटेड इंडिया टू अनाउंस इंक्लूडिंग द यूके इंडिया क्लीन एनर्जी R&D सेंटर फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी स्टोरेज एंड कोलैबोरेशन ऑन RD प्रोग्राम्स इन एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल. बेसिकली देर आर जैसे हम काम कर रहे हैं भूटान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, ताकि वो हाइड्रो एनर्जी का प्लांट्स बना के उनको दे रहे हैं ताकि दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज एनर्जी. समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन बिकॉज ब्रिटेन में इतनी धूप नहीं आती है. सो इंडिया ऑफकोर्स हैज़ ह्यूज लैंड वेयर दे कैन यूज एंड डेवलप सोलर एनर्जी. तो उसके स्टोरेज को लेकर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कर रहे हैं ताकि स्टोर कर पाएंगे तो ट्रांसफर कर पाएंगे. अ न्यू ग्रुप एड्रेसिंग AMR with a joint investment of 13 billion has been established. Additionally, new research participant totaling 80 million have been formed. तो अलग अलग बहुत सारी, so this is just one, energy is just one, but कई सारी दूसरी चीज़ों में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिसर्च को लेकर कोलैबोरेशन है. उसमें वेपनरी भी है, उसके बाद मरीन बायो मरीन केमिस्ट्री एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे बोथ कोऑपरेट इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. पीपल टू पीपल टाई की बात की जाए तो इंडियन कम्युनिटी इन यूके हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी कंप्रोमाइजिंग ऑफ 1.5 मिलियन लोग, जो कि ब्रिटेन की 6% GDP कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो इंडिया से हैं. इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्टूडेंट्स है. कुछ 38,000 इंडियन स्टूडेंट्स हर अप्रॉक्सीमेटली यूके में हैं. यूके इंडिया एजुकेशन इनिशिएटिव established in 2005 focuses on higher education, research and development, professional and technical skill. So out of the 50,000 जो हमने आगे पढ़ा था जो EU में है, उसमें से 38,000 तो यूके में ही है. और दोनों ने ये एक 2005 में यूके इंडिया रिसर्च एजुकेशन इनिशिएटिव भी स्टार्ट करा था ताकि वो बेसिकली हायर एजुकेशन के ऊपर दोनों कंट्रीब्यूट कर सकें, मिलकर काम कर सकें, वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए. बिकॉज एज कम्पेयर टू both the countries, we have a lot more land and a lot more diversity, flora, fauna, as well as Indian Ocean, and Britain has of course the money and the power and the abilities that India did not have. So ये cooperation दोनों को ही help करता है. अब challenges क्या हैं? ये सब तो अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा होता तो हम बात नहीं कर रहे होते. कुछ ना कुछ इश्यूज तो है. तो सबसे पहला है कि ब्रेक्जिट, जो इंडियन लोग हैं जो इस वक्त ब्रिटेन में रहते हैं वो ब्रेक्जिट को अपोज करते थे. इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो इवेंचुअली क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव्स हैं विच इवेंचुअली एंडेड अप टेकिंग यूके आउट ऑफ EU, उनको अच्छा नहीं लगा ये देखकर कि जो इंडियंस थे वहाँ पे वो ब्रेक्जिट नहीं चाहते थे. उसके बाद जो इंडिया के IT प्रोफेशनल हैं, ये टफ कॉम्पिटिशन उनकी होने वाली है क्योंकि अभी यूके जो है वो अपना अभी तक क्योंकि EU के अंडर था और EU और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, इसलिए इंडिया के IT प्रोफेशनल को एक पुश मिलता था यूके में. बट अब उनको कंपटीशन मिलने लग गई क्योंकि अब यूके EU से बाहर चला गया है. अब तो वो अपनी बॉर्डर्स खोल देगा दूसरी कंट्रीज़ के लिए जहाँ से लोग आके फिर IT प्रोफेशनल काम कर सकते हैं. सो दैट स्किल माइग्रेशन जो अब वो और स्टार्ट होने वाला है, दैट विल बी एन इशू. ब्रेक्जिट पोजेज अ चैलेंज टू द EU बिकॉज देखो EU के साथ इंडिया का बहुत बढ़िया जो है 72.5 बिलियन यूरो का ट्रेड है और उसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ब्रिटेन से आता है, यूके से आता है. तो जब ब्रिटेन वहाँ से चला जाएगा तो दिस हैज़ बीन वेरी मेसी, ठीक है. एंड टू री एस्टैब्लिश ऑल द रिलेशनशिप बैक विथ ब्रिटेन अलग से, क्योंकि EU के अंदर ना बहुत चीज़ें सुलझी हुई थी और
ऑफ कोर्स जैसे जैसे अगर हमारा ईयू के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है तो ईयू स्ट्रांग होगा तो हम भी स्ट्रांग होंगे, राइट? बट दिस वुड, इट वाज एक्सपेक्टेड कि अगर ब्रिटेन ने छोड़ा तो उसके बाद फ्रांस छोड़ देगा, जर्मनी छोड़ देगा. दे वर एक्सपेक्टिंग अ डोमिनो इफेक्ट विच डिड नॉट हैपन. बट व्हेन दैट वाज अ लेजिटिमेट फियर कि ऐसा होगा, तब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, क्योंकि वी वर अगेन डिपेंडेंट ऑन, बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स यूज टू कम, वी हैड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूरोप, वी हैड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर. तो वो thing had become like Britain leaving EU became sort of like a very काटा इन द थ्रोट, ना निकला जा रहा ना उगला जा रहा है. वीज़ा और माइग्रेशन की बात करें तो करीब 1 लाख इलीगल इंडियंस जो है इस वक्त. एक मूवी भी आई थी बीच में, उसका एक ऐड आया था कच्चा, जिसमें आई रिमेंबर इट टॉक्ड अबाउट पीपल हु टुक अ ट्रैवल वीज़ा फ्रॉम हियर, बट वहाँ पे वो छुप के रहते हैं. तो 1 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जो यूके में इस वक्त बिना वीज़ा के रह रहे हैं, अपने वीज़ा के ऊपर रह रहे हैं. और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडिया को बोला है कि प्लीज़ रिपैट्रिएट करो इन लोगों को पकड़ के. और रिसेंटली एक जो वाइट पेपर आउटलाइन है पोस्ट ब्रिटिश ब्रेक्जिट का वीज़ा एब्रिगेशन, उसमें है ना स्किल को ज़्यादा, पहले क्या होता था ईयू के साथ में ओरिजिन, मतलब लोग कहाँ से आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था बजाय कि उनकी स्किल क्या है. लेकिन ब्रिटेन बेसिकली ईयू से निकलने के बाद अब ज़्यादा स्किल पे फोकस करने लगा है. सो बेसिकली पुटिंग अप लाइक अ मार्कर की यू मस्ट बी दिस मच एजुकेटेड टू एंटर, अदरवाइज यू कांट एंटर, राइट? सो दिस इट बेसिकली ड्रेन्स इंडिया एंड इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू क्यों जाते हैं लोग अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के बाहर क्यों जाते हैं? बिकॉज दे लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर ये कंट्रीज़ एक बार लगा देंगी कि आप इतने पढ़े लिखे हो, ये प्रोफेशन हो तो ही आ सकते हो, तो सिर्फ वो लोग जा पाएंगे जो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी कैन डू गुड. एंड दैट वुड जस्ट मीन कि ऑल द पुअर पीपल, ऑल द लेस स्किल्ड पीपल विल रिमेन इन इंडिया एंड ऑल द रिच एंड स्किल्ड पीपल विल गो टू US एंड UK. उसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है. टेररिज्म की एक प्रॉब्लम है. इंडिया जो है, ब्रिटेन जो है, वो आज भी इंडिया और पाकिस्तान को एक ही गुट में रखता है, in terms of when it talks about terrorism. India expresses dissatisfaction despite the continuous effort over the decades. Britain does not give due attention to bilateral relationship. Basically इंडिया का कहना है कि यूके ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इंडिया और यूके के बायलेटरल रिलेशनशिप पे, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आगे बढ़कर सिक्योरिटी और टेररिज्म इश्यूज के ऊपर बात नहीं करना चाहता. सिंपली बिकॉज एक तो रीज़न था कि यूके वॉज सॉर्ट ऑफ मोर टूवर्ड्स पाकिस्तान इन द एंड, like more sympathy towards Pakistan, and second, they still see Pakistanis and Indians as one, and also Bangladeshis, because they were one. It's you who created this division. But खैर, टोटलाइजेशन अग्रीमेंट की बात करते हैं. यूके गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर पीपल टू पे हेल्थ केयर सर्ज. तो यूके के पास दुनिया का सबसे बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम है, और उसकी फीस लेकिन बहुत ज़्यादा है, जैसे मतलब बेसिकली फ्री है. यू कैन गेट फ्री हेल्थ केयर इन यूके एनीवेयर, बट फॉर दैट पीपल हैव टू पे अ गुड अमाउंट टू द NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज. तो प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे समय के लिए काम करने के लिए जाते हैं लोग, वो उनकी जो हार्ड अर्न मनी है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूके उनसे ले लेता है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, उन्होंने कहा कि आप भाई एक है ना अग्रीमेंट बनाओ जिसमें जो लोग बहुत समय तक रह रहे हैं उनसे आप लो भले, पर लेकिन जो लोग कुछ समय के लिए आ रहे हैं सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है एंड दे कमिंग डेस्परेटली, उनसे तुम थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स ले रहे हो फॉर योर सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस. दैट्स नॉट राइट, बिकॉज दीज पीपल आर माइग्रेटिंग फॉर द फैक्ट दैट दे आर पुअर. सो दिस हैज़ बीन अ इशू, एंड ये दिस टोटलाइजेशन अग्रीमेंट जो है इसके ऊपर निगोशिएशन चल रहा है कि कैसे कर सकते हैं. फिर ऑफकोर्स चाइना का इन्फ्लुएंस है. Influence of China. While UK and India share interest in occasionally differ in perspective of China's role in Indian Ocean, ब्रिटेन और चाइना का रिश्ता अच्छा है. ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी ब्रिटेन स्टैंड्स अगेंस्ट इंडिया जब चाइना की बात होती है इंडियन ओशन में. तो और इंडिया बहुत वरीड है स्पेशली बिकॉज चाइना जो है बहुत फास्ट एक्सपांड कर रहा है खुद को यूरोप में वाया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. एंड ऑफकोर्स यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, बिकॉज उनके लिए तो ये मतलब है ना कि उन्हें ट्रांसपोर्ट का पैसा कम देना पड़ेगा, चीपर सामान ज़्यादा आसानी से आ जाएगा. सो दे आर ऑल इन फॉर इट. इन कॉन्ट्रास्ट यूके हैज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन BRI. तो इवन दो वो इंडिया के साथ है, लेकिन यूके बहुत अच्छे से BRI में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि यूके जो है इंडिया को कम प्रायोरिटी देता है और चाइना को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, चाइना के साथ रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है. उसके बाद कॉलोनियल प्रिज्म. ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है हमारे साथ में, उसके कारण ना जो इंडियन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है वो पसंद नहीं करता है. मतलब कि
वो भी हमारे से ज़्यादा चाइना की तरफ जाते हैं और हमें भी बहुत दिक्कत होती है. वी ऑल्सो डू नॉट लाइक बिकॉज देयर इज लाइक दिस old trauma. So even Indian politicians and all bureaucrats also don't like to engage with Britishers, you know. I'll tell you a personal story regarding this. I was in Goa and हम लोग एक लंच के टाइम पे बीच रेस्टोरेंट पे बैठे थे and I wanted to take a dip before the lunch because खाना खाने के बाद I wanted to rest. तो I remember I let my friends stay behind and हम लोग सब चले गए just to take a dip. And हमारे just पास वाले टेबल पे एक ब्रिटिश फैमिली आई हुई थी, टूरिस्ट थे वो भी, और they wanted to sort of merge the two tables that were facing the sea because they wanted to all sit like facing the sea. But that table was taken by me and my friends. अब my friend was sitting alone वहाँ पे. हम लोग सब चले गए थे, 2-3 लोग थे, हम लोग आ रहे थे. तो द फैमिली रिक्वेस्टेड बेसिकली माई फ्रेंड कि क्या आप पीछे जा सकते हो बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक दैट सीट. एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक नो, माई फ्रेंड्स आर कमिंग, आई कॉन्ट मूव, आई डोंट वॉन्ट टू मूव, वाई शुड वी मूव फॉर यू, विच आई थिंक वेरी गुड. फिर व्हेन वी केम बैक, तो यूजुअली जब भी हम घूमने जाते हैं आई टेंड टू बी मोर रिस्पेक्टफुल irrespective of what you know what country you are from. It doesn't matter wherever, you know, Atithi Devo Bhava, India always had that respect towards tourists. तो मैं उसको मलाइन नहीं करना चाहती थी. So we usually very polite with all of them. But the moment they started speaking and I realized that they had that British accent, I got so angry. So usually I would have, you know, given up the seat or I would have been like, हाँ ठीक है, okay, fine, whatever. But because I came to know that they're British, I was like, नहीं देंगे. I was not as respectful as I could have been. So ये चीज़ अगर मुझ में आ रही है तो politicians वगैरह में तो आती ही होगी. So that is also one of the issues. The bitter legacy of partition and Britain's perceived tilt towards Pakistan has also created issues between India and Britain का relationship. क्योंकि जब partition हुआ था तो Britain had a little bit of soft corner towards Pakistan and that also has created sort of a air of distrust almost. अब वे फॉरवर्ड की बात करें, क्या हमें करना चाहिए सो दैट रिलेशनशिप अच्छे हों, बिकॉज इंडिया और यूके के रिलेशनशिप अच्छे होने में इंडिया का ही इंटरेस्ट है. तो व्हाट कैन बी डन? रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप चैलेंजेस. सो ये जो भी चैलेंजेस हमने अभी तक बात करे 6, इन सबको रिकॉग्नाइज करना और इस पर काम करना कि भाई वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रिपैट्रिएट करें. इवन यूके की तरफ से जो लोग कुछ समय के लिए आ रहे हैं उनसे टैक्स ना ले. ऑल दीज इशूज़ जो आ रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनके ऊपर काम करें, उनको एनालाइज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि you know there could be a even ground for relationship to begin. Geopolitical realities को समझने की कोशिश करें कि बेसिकली कि किसी भी एक की तरफ टिल्ट होना अच्छा नहीं है. जैसे इंडिया ने कभी शुरू में किया था कोल्ड वॉर के टाइम में नॉन अलाइनमेंट, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज हैव टू सॉर्ट ऑफ play safe between India and China, and the more they tilt towards China, the difficult the relationship becomes with India. So that's important. Deepening ties through cultural and history, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है इतनी और इतना डायस्पोरा है वहाँ पे, इतना सब कुछ इंडियन चीज़ें फेमस है, तो उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए so that we can establish better ties with them. And sort of इसको पिवोट करते हुए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कल्चरल टाइज हैं उसको पिवोट करते हुए अर्ज करें, क्योंकि द फैक्ट दैट इतने अच्छे टाइज हैं तभी तो आज यूके के प्राइम मिनिस्टर इज़ एन इंडियन, राइट. एंड आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस कि एक समय था जब शिमला के किसी वो होटल में ऐसा लिखा गया था, ताज होटल के बाहर लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड. एंड देन recently जब Rishi Sunak became the Prime Minister of Britain, he and his wife and their indie dog walked through the the place, official residence of Prime Ministers, and this was such a remark. एक समय था जब इंडिया के बड़े बड़े होटलों में Indians and dogs are not allowed, और आज वही डॉग और इंडियन आज वहाँ की कंट्री को रूल करा. सो देयर इज डेफिनेटली बीन अ शिफ्ट एंड उसको रिकॉग्नाइज करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप की बात करते हैं. दोनों कंट्रीज़ का सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री रही है ट्रेड में. फ्रांस भी एक सब कॉन्टिनेंट का कॉलोनियल पावर था. फिर 1947 में फ्रांस ने डिप्लोमेटिक टाइज बनाई न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ में. एक अग्रीमेंट हुआ था फ्रांस और इंडिया के बीच में 1948 में, जिसमें जो एरियाज थे जो फ्रांस ने कंट्रोल करके रखे थे इंडिया में, उसके पोजेशन को लेकर दे हैड टू मेक अ डिसीजन. 1962 में एक सिसेशन ट्रीटी साइन हुई थी फ्रेंच पार्लियामेंट के साथ में. इंडिया और फ्रांस ने द एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन अंडर विच फ्रांस सिसीडेड टू इंडिया द सोवर्निटी ऑफ इट्स टेररिस्ट. जो टेररिस्ट फ्रांस होल्ड करता था वो उन्होंने सिसीड कर दी इंडिया को इन 1962. फिर 1998 में द टू कंट्रीज एंटर्ड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद
emblematic of the convergence of views in range of international issues. बेसिकली दोनों को रियलाइज हुआ 1998 में कि दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एम सेम है, उनके दोनों के इंटरनेशनल परस्यूट सेम है, तो उसको लेकर दे डिसाइडेड टू री बर्थ रिलेशनशिप. 2015 में एक जॉइंट स्टेटेड रिपोर्ट स्टैब्लिश हुई थी जिसमें करंट स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप और फ्यूचर के क्या प्लान है वो लिखे गए थे. ऑल द यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड 100 कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दे वर ऑल इन्वाइटेड to this in SPA so that they can all work together in creating more low carbon emitting energy and working toward a better future for the world. As we saw, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो गए तभी से. और 1960 में इंडिया की जो फ्लीट थी, एयर फ्लीट, उसमें जितने भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट थे वो फ्रांस से ही आए थे. इवन नाउ you might know France as, you know, coffee enthusiast, baguette and fashion and all of that, but one of the biggest contributors to French economy is arms and technology, like technology related to ammunition. वही उनका सबसे बड़ा selling point है. और तब से 1960s से they have been contributed to their, you know, उसके बाद फ्रांस जब 1984 में US ने अपना डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट को हटा दिया था, तो फ्रांस ने ही तारपुर पावर प्लांट के लिए फ्यूल दिया था. उसके बाद इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें शुरू से फ्रांस रहा है कंट्रीब्यूट करने के लिए. जब श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट हुई थी तो उसमें सेंटोर एंड वाइकिंग रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है 1970s में, वो फ्रांस ने ही प्रोवाइड करी थी. डिस्पाइट कोल्ड वॉर, इंडिया और फ्रांस एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 1998 फोकसिंग ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस एंड सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन. तो फ्रांस जो था हमेशा से ही कोल्ड वॉर में थोड़ा सा दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ, यू नो, वाइट फ्लैगिंग, एंड दैट मेड इट वेरी ईजी for India and France to have a relationship, and it was one of the first few countries to establish a post-Cold War security alliance with India, क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा बहुत फिर भी था non alignment and all of that. Geopolitical relationship की अगर बात करें तो फ्रांस जो है फर्स्ट P5 कंट्री टू इंडोर्स इंडियाज UN, तो इंडिया की जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसकी जो फर्स्ट 5 कंट्रीज है उसमें से एक फ्रांस भी थी. फ्रांस ने बहुत क्रूशियल सपोर्ट दिया था जब उन्होंने इंडिया को MTCR और वेस्टर्न नायगार अग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, बेसिकली जितने भी वेस्ट के साथ में कई सारे ऐसे अलाइनमेंट हुए थे इंडिया के जिसमें सपोर्ट फ्रांस की तरफ से ही आया था. ठीक है, उन्होंने पुश किया था, इसीलिए इंडिया को वहाँ पे पार्टिसिपेट करने को मिला. फ्रांस होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वाइटेड चीफ गेस्ट फॉर इंडियन रिपब्लिक डे, और इसी के लिए फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो कहीं सबसे ज़्यादा इंडिया में रिपब्लिक डे परेड में अगर कोई गेस्ट आया है तो वो है फ्रॉम फ्रांस, बिकॉज फ्रांस बहुत पहले से, बिफोर UK, बिफोर US, बिफोर ब्रिटेन एंड जर्मनी, फ्रांस हैड बीन विथ इंडिया much longer and has given much more trust to India than other countries. जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात करें तो फ्रांस ने अपने की एसेट को इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को रीयूनियन आइलैंड यूज़ करने के लिए दिया. उसके अलावा फ्रांस हैज़ इक्विटी इन मैनी organizations and many groups that India is part of, such as Indian Ocean Commission और India France Australia Trilateral Dialogue. Basically बहुत पैसा लगाया है. France stands with India on Jammu and Kashmir counter-terrorism efforts and as well as India against external threats. तो फ्रांस जो है UK की तरह इंडिया के साथ रहा है on जम्मू कश्मीर इशूज अनलाइक EU. डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें तो फ्रांस इमर्ज एज अ की डिफेंस पार्टनर, बिकमिंग द लार्जेस्ट सप्लायर of arms and ammunition from 2017 to 2021. Regular joint exercise होती है वरुणा which is naval, Garuda which is air and Shakti which is army. ठीक है, joint patrolling in the Indian Ocean efforts towards maritime domain awareness and reinforcing security tie. So French army और Indian army continuously काम करते हैं और कई सारे military cooperations भी करते हैं. Economic cooperation की बात, collaboration की बात करें तो bilateral trade जो है 22-23 में peak was $13.4 billion with Indian export exceeding $7 billion. फ्रांस जो है 11th largest foreign investor है इंडिया में with cumulative investment reaching $10.49 billion. फ्रेंच कंपनीज जो इंडिया में इस्टेब्लिश है वो करीब 20 मिलियन का टर्नओवर देती है साल में और 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इंडिया में. एनर्जी एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात करें तो फ्रेंच के सपोर्ट से ही इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो था उससे एग्जेम्प्ट हो पाया था 2008 में, जिसमें
दे वांटेड टू, बिकॉज ऑफ दे हैड दिस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, दोनों कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स ने बेसिकली एक दूसरे को रेटिफाई किया था. फ्रांस एक्टिवली सपोर्ट्स इंडियाज एंट्री इनटू एनएसजी एंड प्लेज अ पिवोटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इंडिया एसएचजी में एनएसजी में पार्टिसिपेट करे ताकि न्यूक्लियर जो यूरेनियम चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन के लिए, उसमें उनके जो सप्लायर ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट करे. प्लस इंडिया का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है एनर्जी को लेकर, विच इज़ द सोलर अलायंस, उसमें भी फ्रांस बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है इन स्पेस साइंस, और कई सारे प्रोजेक्ट हैं साथ में, जैसे जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन तृष्णा एंड जॉइंट मार्स मिशन. उसके बाद जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क इन जैतापुर महाराष्ट्र. एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई पेमेंट बाय फ्रांस, मेकिंग इट द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो. तो फ्रांस जो थी पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने ये यूपीआई एक्सेप्ट किया था इंडिया का. इंडियन डायस्पोरा कनेक्शन की अगर बात करें तो करीब 1,09,000 इंडियंस इस वक्त फ्रेंच इनक्लेव्स में रहते हैं, विच इज़ बेसिकली एरियाज दैट आर कंट्रोल्ड बाय फ्रेंच बट डजंट कम रियली नियर टू फ्रेंच टेरिटरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर पॉपुलेशन इन दीज 4 प्लेसेस. रियूनियन आइलैंड में 2,80,000, ग्वाडेलोपे में 60,000, मार्टिनिक में 6,000 और सेंट मार्टिन में 300. तो जितना ज़्यादा डायस्पोरा होगा एक कंट्री के अंदर उतने ही अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, बट ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. सबसे बड़ा जो इशू है वो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. दोनों के कंट्रीज़ के बीच में कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, इसके कारण जितनी ग्रोथ इकोनॉमिक हो सकती थी ट्रेड की उतनी नहीं है. अगर आप जर्मनी से कंपेयर करो तो इंडिया जर्मनी के बायलेटरल ट्रेड जो है उसका आधा भी हम इंडिया और फ्रांस के बीच में नहीं है. उसके अलावा जो ये बीटीआ है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, ये क्योंकि स्टॉल हो रहा है, इसके कारण इट इज़ ऑल्सो हिंडरिंग इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप, क्योंकि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि उसके भरोसे बैठे हैं ना कि वो होगा तो आगे रिलेशनशिप बढ़ेगी, बट वही नहीं हो पा रहा है तो ये दोनों भी बैठे हैं. फिर ट्रेड इम्बेलेंसेस की बात करें तो इंडिया को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस से, पर इतना एक्सपोर्ट नहीं है इंडिया का फ्रांस में. और ये हमने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ देखा है कि वो अपने मार्केट्स को क्लोज करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके यूज़ करके, पर हमारे मार्केट को फ्रीली यूज़ करते हैं. दूसरा, फ्रांस ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है कि उन्होंने जो फ्रेंच कंपनीज़ है जो इंडिया में काम कर रही है उनकी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दिया. उसके बाद प्रोजेक्ट जो हैं जो कि रुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज्ड है, नेगोशिएटेड है, फिर भी अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो इसके कारण जो है खटास आ गई रिश्तों में. जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात करें तो बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू पे फ्रांस और इंडिया जो है अपोजिट व्यू रखते हैं. जैसे फ्रांस जो है रशिया के साइड था, रशिया को अपोज कर रहा था यूक्रेन रशिया वॉर में, पर इंडिया टुक अ मोर नुआंस्ड अप्रोच. तो फ्रांस को ये नहीं अच्छा लगा कि हमने आउटवर्डली रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया. फ्रांस की जो पोजीशन है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, वो भी इंडिया को अच्छी नहीं लगी. उसके अलावा मिडल ईस्ट की जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, हमास इजराइल वॉर हो गई, जो चाइना का अग्रेशन है इंडियन ओशन में, उस सब को लेकर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसमें उसका असर डायरेक्टली इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप पे पड़ता है, बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर. फ्रांस बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करता है, इंडिया बहुत सारी दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करता है, पर उनके बीच में ट्रेड अच्छे नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर वाले रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं हो पाते हैं. एंड दे आर सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फाइड, एक दूसरे से परेशान है कि आप हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उस तरीके से. लाइक दोनों पार्टीज वॉन्ट टू बट आर नॉट एबल टू फुलफिल ईच अदर्स नीड्स इन अ वे फॉरवर्ड. क्या करना चाहिए इंडिया को? अपनी जो फ्रांस के साथ जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइज है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए और रिश्ते आगे बढ़ाने चाहिए. दोनों को कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, स्किल वर्कर जो है आराम से माइग्रेट कर सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में. दोनों को फोकस करना चाहिए कि बायलेटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, FTA साइन करें, ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की ज़रूरत है ताकि जो ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है जैतापुर न्यूक्लियर पावर वो आगे बढ़ाया जा सके. इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप की बात करते हैं. दोनों के रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं, बट क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में नाजिज़म के कारण एक तरीके से जो भी हो रहा था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उसके कारण दोनों के रिश्ते इतने फ्लरिश नहीं कर पाए. एंड ज़्यादा से ज़्यादा उनका ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज या डेवलपमेंट असिस्टेंस जितना ही रिश्ता रहा था. पर 1961 में जर्मनी वॉज नॉट हैप्पी और उन्होंने कंडेम किया इंडिया को, क्योंकि उन्होंने पोर्चुगल से गोवा ले लिया और जर्मनी वॉज सपोर्टिंग पोर्चुगल्स डिक्टेटोरियल रिजीम. फिर 1971 में भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जर्मनी में ऑन बांग्लादेश. फाइनली 1972 में आफ्टर दे हैव
were stopped being, they became a little less aggressive. इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया सेकेंड जर्मन स्टेट और उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए 1972. इंडिया ने शुरू से ही दोनों ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के साथ रिलेशनशिप रखे थे और दे वर इन फेवर ऑफ कि दोनों को मर्ज हो जाना चाहिए, इसलिए दे वर नॉट दैट अगेंस्ट इट. जर्मनी ने इंडिया के जो 1998 के टेस्ट है उसको रिजेक्ट किया था. जर्मन चांसलर ने एक ऑफिशियल विजिट की थी जिसमें उन्होंने कई सारे बायलेटरल कोऑपरेशन कॉमर्स साइंस टेक्नोलॉजी पे साइन किए थे 2008 में. तो 1998 से 2008 के बीच में देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड पीरियड. फिर 2008 में ही नेवी और जर्मन नेवी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर 2020 में जर्मन गवर्नमेंट ने एक इंडो पैसिफिक गाइडलाइन बेसिकली रखी कि किस तरीके से जर्मनी सपोर्ट करने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में, कुछ इस तरीके से कि वो इंडिया को सेंटर स्टेज दे. तो वहाँ पर उनका सपोर्ट मिलना वॉज sort of like a new life blown into relationship between India and Germany. डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इंडिया जर्मनी के बीच में एक 2006 में कोऑपरेशन साइन हुआ था जिसके ऊपर सारे कोलैबोरेशंस बने थे. फिर 2019 में भी एक बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ था जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज के टाई हुए थे और कई सारी बेसिकली बात हुई थी कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी दोनों कंट्रीज़. इंडियन नेवी और जर्मन नेवी ने साथ में मिलकर गल्फ ऑफ एडन में, येमेन में इंडियन ओशन सेगमेंट ऑफ इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट में साथ में कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज करी थी. इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशनशिप की बात करें तो जर्मनी यूरोप में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और उनका टोटल अकाउंट जो है वो 21.07 बिलियन $, है. एंड यू कैन सी हियर 2022 का है ये. उसमें यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना, बांग्लादेश, सिंगापुर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जर्मनी 6.7%. सो टॉप 10 में आता है डेफिनेटली. अप्रैल 2000 से जर्मनी जो है 7th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन गया है इंडिया का, टोटल एफडीआई रीचिंग 11.9 बिलियन. उसके बाद एक फास्ट ट्रैक सिस्टम है जिसके थ्रू बेसिकली इन जर्मन कंपनीज इजीली एंटर कर सकती है इंडियन मार्केट में. और फिर 2019 में इंडिया और जर्मनी मिलकर एक जॉइंट बनाया था ताकि इंडियन कंपनीज इजीली जर्मनी के कंपनीज के साथ मतलब एंटर कर सकती है जर्मनी के सिस्टम में. दोनों ही जो इंडियन एम्बेसी है बर्लिन में वो कब से ये मेक इन मिटर्सलैंड प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बेसिकली जर्मन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन कम टू इंडिया एंड इजीली वर्क. सो कई सारे लेवल पर इनके रिलेशनशिप है. साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट साइन हुआ था 1971 और 74 में. कुछ 150 जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं और 70 यूनिवर्सिटी लिंकेजेस हैं. मतलब जब यूनिवर्सिटीज़ लिंक हो जाती है एक दूसरे से और स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर इधर पढ़ने के लिए भेजती है, साथ में प्रोजेक्ट्स करती है, तो इस तरीके की कुछ 70 डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स हैं. जर्मनी हैज़ प्लेज्ड ओवर 1.2 बिलियन यूरोज विच इज़ ऑलमोस्ट 10,025 crore in new development commitments to support India's effort against climate change and fostering. तो हमने बात करी थी कि किस तरीके से EU हेल्प कर रहा था इंडिया और कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके, उनको जो भी बजटरी कंस्ट्रेन है उसमें हेल्प कर सके. तो जर्मनी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेटर इन दैट विद इंडिया. कल्चर की बात करें तो इंडिया और जर्मनी जो है एक बहुत रिच ट्रेडिशन शेयर करते हैं. मैक्स मिलर उन्होंने बेसिकली उपनिषद और ऋग्वेदास को ट्रांसलेट किया था एंड जब से उन्होंने किया है तब से जर्मनी में इंडोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है. एंड देयर वाज अ चेयर ऑफ इंडोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न इन 1818 तब से. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कई सारे इंडियन स्टडीज़ के चेयर को रोटेट करती है यूनिवर्सिटीज़ में. मतलब यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए जर्मनी अबाउट इंडोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ इंडिया. बहुत इंटरेस्ट है इंडियंस का, स्पेशली इंडियन डांस का, लिटरेचर, म्यूज़िक का इन जर्मनीज़ टेलीविजन इंडस्ट्री. इंडियन फिल्म्स एंड आर्टिस्ट फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट इन बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल और इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जर्मनी की भी पिक्चर्स आती हैं. डेवलपमेंट कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इन जर्मनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में फॉर डेवलपमेंट, स्पेशली इन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट. उसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो जर्मनी से आया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट लोन्स, ग्रांट्स एंड इवन जर्मन गवर्नमेंट डेवलपमेंट बैंक. और जो मेन प्रोजेक्ट हैं वो है एनर्जी,
जिसमें कि रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर बात हो रही है, इंडो जर्मन सोलर पार्टनरशिप, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जिसमें वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट, क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन मोबिलिटी, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह के ऊपर दोनों कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर बात करें सिग्निफिकेंस की, क्या है इंपॉर्टेंस इंडिया और जर्मनी के रिश्तों का, तो सबसे पहला ये है कि जर्मनी जो है सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है इंडिया के, मतलब लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट है इन इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रॉम ईयू। उसके अलावा जर्मनी और इंडिया कई सारी क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में साथ में काम करता है, स्पेशली ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इन द रेलम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कई सारी जर्मनी जो है के अंदर स्किल मैन पावर की कमी है, शॉर्टेज है, इसके कारण वो इंडिया से कई सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए वहाँ पे, उस गैप को फिल करने के लिए। इंडिया जो अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता था, रशिया से दूर जाना चाहता था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, तो उसके लिए उनकी नेक्स्ट चॉइस जो है वो जर्मनी ही था। और इवेंचुअली जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसीज वगैरह आई, उसके बाद जर्मनी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिफेंस पार्टनर। स्पेशली जर्मनी का जो इंटरेस्ट है इन इनहांसिंग इंडो पैसिफिक एम्पलीफाइज दिस पोटेंशियल। सो जर्मनी भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ्टी रहे, क्योंकि वहाँ से उनका ट्रेड भी जाता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बोथ ऑफ देम हैव हैड गुड रिलेशनशिप अमिड अनसर्टेनिटीज इन द टाइज विद रशिया एंड चाइना, यूरोप एम्फसाइजिंग ऑन वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है कि रशिया, चाइना और यूरोप के साथ जो रिश्ते हैं ना वो ऐसे बिगड़ते रहते हैं कभी कभी, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है, दोनों की मीनिंग्स अलग है। लेकिन जर्मनी के साथ में ना, जर्मनी में इंडोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दे रियली डू फॉलो इंडियन फिलोसफी। दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई आर स्वस्तिका वॉज टेकन अप बाय द नाजीज एज देयर एंड दे कम्प्लीटली मेड इट वर्स। सो क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप है, इसलिए अगर हमारी रिलेशनशिप जर्मनी से होती तो वो मच मोर स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि सेम वैल्यूज़ फॉलो करते हैं दोनों। पर दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ना देयर इज़ ऑलवेज सम स्कोप फॉर मिसहैप। चैलेंजेस की अगर बात करें तो अगेन इंडिया की जो पोजीशन है यूक्रेन पर, वो ना तो फ्रेंच को अच्छी लगी ना ही जर्मनी को अच्छी लगी, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट बोथ इंडिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज एंड जर्मनी वैल्यू। Limited convergence on democratic values despite economic interdependence, there is a lack of strong binding cords of protecting democratic values, especially because India जो है एक pragmatic approach लेता है in situations like Myanmar and Russia, because we are like कि okay, we are democratic and we follow democracy, but we also are sort of रिस्पॉन्सिबल फॉर सोवर्निटी ऑफ अदर नेशन, सो वी डोंट टेल अदर नेशंस व्हाट। वेस्टर्न कंट्रीज पता क्या करती है, हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे आपकी कंट्री में। इंडिया इज लाइक नहीं, हमें नहीं ला, हमें अपनी कंट्री संभालनी है, आप अपनी डेमोक्रेसी खुद संभालो। सो दैट इज अ प्लेस वेयर मेनी वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी डोंट लाइक इंडिया। अगर डिफेंस कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया और जर्मनी के बीच में बहुत डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिफेंस प्रोजेक्ट्स की। कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं है, जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ के अंदर इंटरडिपेंडेंस भी नहीं आ रही है। इवन दो स्ट्रेटेजिक, कल्चरल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, टाइज है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसके कारण रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जर्मनी की इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है और चाइना से जुड़ी हुई है, और इसके कारण उसका इंडिया के साथ आना बहुत एक डेलिकेट डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन चाइना एंड इंडिया। वे फॉरवर्ड, यूरोप रिमेन्स द वाइटल फॉर इंडियाज़ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जर्मनी, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड द बेस्ट थिंग दैट इंडिया कैन डू इज़ टू मेक श्योर कि वो जर्मनी और फ्रांस के साथ में अपनी रिलेशनशिप अच्छी करे, स्पेशली वो अपनी जो वैल्यूज़ है इंडोलॉजी की उसको यूज़ करे। यूएस, चाइना, रशिया की जो रिलेशनशिप है उसमें यूरोपियन कंट्री के साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ इम्परेटिव फॉर इंडिया टू to align itself with these powers which are in the middle, which is France and Germany. और beyond Germany, दिल्ली should also extend its European nation to Spain, Sweden, Portugal, Poland. तो दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके साथ भी इंडिया को अपने रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए, क्योंकि that's where the safe zone is. अगर कल को यूएस और चाइना के बीच में झगड़ा होता है तो अगर इंडिया doesn't want to, like India has always wanted to be non-aligned, right? And it seems like यूरोप इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर, क्योंकि उनके फायदे में नहीं है इनकी लड़ाई। तो इट्स बेटर इफ इंडिया अलाइंस इटसेल्फ विथ यूरोपियन नेशन रादर देन रशिया और अमेरिका। So that's all for this chapter. I hope it was exciting and interesting. If you have any questions related to this topic, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you. Have a nice day.